हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रूपेश यादव और आज के क्लास को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी जानकारी आपको हम यह दे दें कि आप हमारी क्लासेस को अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। अनअकैडमी पर हमारी क्लासेज प्रत्येक सप्ताह में शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन 8, 10 और 12 बजे से लगाई जाती हैं। यानी प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन 8, 10 और 12 बजे से आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। अगर आप इस क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा प्रोफाइल लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ में जो हमारी क्लासेज है उसको आप फ्री में एक्सेस करने के लिए इस कोड का उपयोग कर सकते हैं। कोड है RMV10। RMV10 इस कोड का उपयोग करके अनअकैडमी पर जो भी हमारी क्लासेज लग रही है उसको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। इस क्लास में हम लोग 10 वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पुनरावृत्ति किया है। तो आइए आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 कारों की चाल में 2, 3, 4 का अनुपात। समान दूरी तय करने में इन कारों के द्वारा लिए गए समय में क्या अनुपात होगा। यहाँ पे 3 कारों की चाल का अनुपात दे रखा है। 3 कार है और इस तीनों कारों के चाल का अनुपात दे रखा है 2, 3 और 4। यानी पहला का स्पीड अगर 2 है तो दूसरा का स्पीड 3 होगा और तीसरे का स्पीड क्या होगा, 4 होगा। अब हमसे पूछा गया है कि समान दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि चाल के अनुपात का उल्टा ही समय का अनुपात होता है, या फिर समय के अनुपात का उल्टा ही चाल का अनुपात होता है। जैसे 2 ही कार देता, 2 कार के चाल में 1:2 का अनुपात है, तो फिर इसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात उल्टा कर लीजिए, इसको 2:1 का हो जाएगा। जो चाल का अनुपात देगा उसी को उल्टा करेंगे तो उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए दूरी एक समान होना चाहिए, यानी सर्टेन डिस्टेंस के लिए चाल के रेशियो का उल्टा समय का रेशियो होगा और समय के रेशियो का उल्टा चाल का रेशियो होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, चाल का रेशियो तो दे रखा है, समय का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेशियो में 3 पद है, तो जब रेशियो में 2 से ज़्यादा पद, 2 पद अगर 1, 2 रहेगा तो उल्टा कर लेंगे, 2, 1 कर लेंगे, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब रेशियो में 2 से ज़्यादा पद हो उस केस में रेशियो को उल्टा करने का तरीका है कि जिसको उल्टा करना होगा उसको ढकिए बाकी का गुना। तो इसको उल्टा करना, इसको ढकेंगे बाकी का गुना, तो 3 चौके 12। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा को उल्टा करना है तो इसको ढकिए बाकी का गुना, तो 4 दूना 8। तीसरे को उल्टा करना है तो तीसरे को ढकिए बाकी का गुना, तो 2 तिया 6। अनुपात में अगर वैल्यू कटने वाला होता है तो जरूर काटिए, तो सब आपका कट जाएगा 2 से। काटिए, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। यानी कि इन तीनों कारों के द्वारा लिए गए समय में 6:4:3 का अनुपात। अगर चाल का अनुपात इतना है तो इसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 6:4:3 हो जाएगा। पुनः अगर आप चाहें तो समय का जो रेशियो आपका निकला है उसको अगर आप उल्टा करिएगा तो पुनः यह रेशियो जो है वो आपका चाल के बराबर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है 16.2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर। साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर। देखो, साधारण ब्याज को ना हम लोग SI से डिनोट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज उस राशि के बराबर, यानी कि मूलधन के बराबर। मूलधन को किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने समय में किसी राशि का साधारण ब्याज जो है वह उस धनराशि के बराबर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वह मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट मूलधन के बराबर तब होगा जब आपका सिंपल इंटरेस्ट प्रतिशत के रूप में बात करें तो अगर 100% सिंपल इंटरेस्ट हो जाए ना, अगर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज परसेंटेज में 100% हो जाए तो वह साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। क्योंकि देख लीजिए, मान लेते हैं कि मूलधन 500 है, मूलधन 500 है तो 500 का 500 रुपया ही ब्याज होगा। मूलधन 500 है तो 500 का 500 रुपया ही ब्याज होगा, तभी तो साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो 500 का 500 ब्याज कब होगा, जब इसका 100% हम ब्याज जोड़ेंगे। तो 500 का 100% देख लीजिए कितना होगा, प्रतिशत से 00 कैंसिल, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। तो 500 का 100% कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। किसी भी संख्या का 100% खुद वही संख्या होता है। तो साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होने का मतलब है कि साधारण ब्याज कितना परसेंट हो जाए, 100% हो जाए। अब इस क्वेश्चन में हमें परसेंटेज ब्याज मालूम है। परसेंटेज ब्याज कितना है, 100%। तो परसेंटेज ब्याज अगर मालूम रहे ना तो परसेंटेज ब्याज में अगर आप भाग कर देते हैं रेट से तो टाइम निकल जाएगा। तो रेट कितना है, 16 × 48 = 50/3। आप इसमें 50/3 से भाग कर लीजिए। 50/3 प्रतिशत ही है ना,
तो परसेंटेज ब्याज में आप कितना से भाग करिएगा, रेट से भाग करिएगा तो टाइम निकल जाएगा, और टाइम से भाग करिएगा तो रेट निकल जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रखे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिंपल इंटरेस्ट का हम लिंक रख देंगे, आप कंप्लीट क्लास को देख सकते हैं यहाँ से। चलिए तो अब देखिए, प्रतिशत से आपका प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 50 से काटेंगे, 50 दूना 100 हो जाएगा। बट्टा के नीचे 3 है तो 3 ऊपर जाके 2 में गुना, 3 दूना 6, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा। तो 6 साल में 16.2/3% वार्षिक दर से जो ब्याज होगा वह उस धनराशि के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, दो गोलों का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब होता है रेडियस यानी कि त्रिज्या, में 1:4 का अनुपात। तो दो गोला के त्रिज्या में 1:4 का अनुपात है। आगे देखिए क्या बोला है, बोला है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एरिया का क्या रेशियो होगा। तो देखिए पहला का त्रिज्या कितना है 1, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1, दूसरा का त्रिज्या कितना है 4, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए 16, यानी दोनों के क्षेत्रफल में यही अनुपात होगा। त्रिज्या का अनुपात दे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो हम स्क्वायर कर लेंगे। मान लीजिए इस क्वेश्चन में वॉल्यूम का मतलब इसके आयतन का अनुपात पूछता तो हम क्या करते, तो त्रिज्या का अनुपात 1 है, इसका क्यूब करिए, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, दूसरा का त्रिज्या 4 है, इसका क्यूब करिए 64, यानी दोनों के आयतन में 1:64 का अनुपात, क्षेत्रफल में 1:16 का अनुपात हो जाएगा। कैसे होगा इसको डिटेल में भी समझ लेते हैं। जैसे देख लीजिए, दो अर्धगोला है, उसके त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, हम लोगों से क्या पूछा है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एरिया का अनुपात। तो पहला गोला का त्रिज्या 1 है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4πr², यही तो होगा 4πr²। तो 1 का स्क्वायर कितना 1, या 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 4πr², जिसका त्रिज्या 1 है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², यही तो फॉर्मूला होता है। दूसरा का त्रिज्या 4 है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² यानी 4 का स्क्वायर। अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो 4π इधर भी है 4π इधर भी है, तो 4π से 4π कैंसिल हो गया। 1 का स्क्वायर मतलब इधर क्या बचा 1 बचा, और 4 का स्क्वायर इधर क्या बचा 16 बचा। तो इतना ना करके हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे कि त्रिज्या का अनुपात दे के क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर लेंगे, और त्रिज्या का अनुपात दे करके आयतन का अनुपात पूछेगा तो क्यूब कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे दे, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात 1:16, तब त्रिज्या का पूछे तो 1 का वर्गमूल 1, 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, यानी इसका वर्गमूल कर लेंगे ना, क्षेत्रफल का अनुपात देगा वर्गमूल कर लेंगे तो त्रिज्या का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है। देखिए दूध जो है ना वह पानी का 3/5 भाग, यानी पानी का 3/5 भाग कहने का मतलब कि अगर पानी 5 है ना तो इसमें दूध का मात्रा कितना होगा, दूध का मात्रा 3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन की भाषा को ध्यान से समझिए। बोला है दूध और पानी के एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5, तो जिसका बोलेगा बट्टा में वही रहता है। पानी का 3/5 यानी कि दूध जो है वह 3 है, पानी कितना रहने पर 5 रहने पर। क्लियर। अब बोला है उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है, पूरे मिश्रण में, तो पूरा मिश्रण बनाइए कितने लीटर का है, 3 लीटर दूध 5 लीटर पानी, तो मिश्रण कितने लीटर का होगा 8 लीटर का। जब आप दूध और पानी को मिलाइएगा तभी तो मिश्रण बनेगा ना, तो दूध 3 लीटर है पानी 5 लीटर है, तो मिश्रण कितना 8 लीटर। अच्छा 8 लीटर में, इस 8 लीटर के मिश्रण में दूध कितना है 3, यानी कि 3/8 भाग जो है ना वो आपका दूध होगा मिश्रण का। मिश्रण का कितना भाग दूध होगा, तो मिश्रण 8 लीटर है, इसमें दूध 3 है यानी 3/8 भाग। मिश्रण का कितना भाग पानी होगा, तो मिश्रण 8 लीटर का, इसमें 5 भाग पानी, यानी 5/8 भाग जो है ना वो आपका पानी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यह क्वेश्चन ऐसा है आपका एज से, जो कि अक्सर एग्जाम में देखा जाता है, और एज एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग दोनों जगह बनते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 10 साल पहले राम और रहीम की आयु में 1:3 का अनुपात। देखिए राम और रहीम की आयु का अनुपात दिया है, कब का दिया है 10 ईयर पूर्व का, 10 साल पहले राम और रहीम की आयु में। ठीक है, राम और रहीम की आयु का जो रेशियो है ना, राम और रहीम की आयु का अनुपात कितना है 1:3, यानी राम अगर 1 साल का तो रहीम 3 साल का। ठीक है, अनुपात का मतलब बट्टा है, यानी राम का आयु बट्टा रहीम का आयु किया गया तो 1:3 आया। आगे देख लीजिए, अब आगे क्या बोला है, अब से 5 साल बाद, अब से कितना साल बाद 5 साल बाद, यानी 5 साल बाद। यहाँ 10 साल पहले कहने का मतलब वर्तमान से 10 साल पहले, और 5 साल बाद कहने का मतलब वर्तमान से 5 साल बाद। तो
तो 5 साल बाद उन दोनों की आयु में 2:3 का अनुपात होगा। 5 साल बाद उन दोनों की आयु में कितना का अनुपात होगा? 2:3 का अनुपात होगा। तो आगे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि उनके वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, यानी राम और रहीम के वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो हम राम और रहीम के वर्तमान आयु का अनुपात तो तभी निकाल पाएंगे जब हम राम का वर्तमान आयु निकाल ले और रहीम का वर्तमान आयु निकाल ले। अब कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में केवल राम और रहीम का केवल 2 अलग अलग समय की आयु का अनुपात दे रखा है, एक 10 साल पहले का और एक 5 साल बाद का। तो एक चीज ध्यान रहे कि किसी भी व्यक्ति के 10 साल पहले और 5 साल बाद की आयु में अंतर 15 साल का हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति है ना, 10 साल पहले और 5 साल बाद की आयु में कितना साल का अंतर? 15 साल का। जैसे मान लीजिए कि अभी हम 30 साल के हैं, ठीक है, अभी हम 30 साल के हैं, तो 10 साल पहले हमारी आयु क्या रही होगी? 20 साल। अगर अभी हम वर्तमान में 30 साल के हैं तो 10 साल पहले हमारी आयु 20 साल, और 5 साल बाद हमारी आयु क्या होगी? तो अभी 30 साल के हैं ना, तो 5 साल बाद हमारी आयु 35 साल की होगी। अब इस आयु को देखिए, यह 10 साल पहले का है और यह 5 साल बाद का है, तो 10 साल पहले और 5 साल बाद की आयु में अंतर कितना का? 20 से 35 हो गया, 15 का। तो व्यक्ति चाहे कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को लीजिए, उसके 10 साल पहले और 5 साल बाद की आयु में 15 साल का अंतर होगा। 6 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में 10 साल का अंतर होगा। यानी एक पहले रहे और एक बाद रहे तो उस आयु में अंतर हम लोग जोड़ के निकालते हैं। 10 साल पहले और 10 साल बाद की आयु में 20 का अंतर होगा। लेकिन 10 साल पहले और 15 साल पहले, दोनों पहले वाला है ना, तो आयु में अंतर हम लोग घटा के निकालेंगे। 10 साल पहले और 15 साल पहले की आयु में 5 साल का अंतर होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो आयु दे रखा है ना राम और रहीम का, वह 10 साल पहले और 5 साल बाद का है, मतलब दोनों की आयु में कितना साल का अंतर है? 15 साल का। यहाँ पे देख लीजिए, एक काम आपको करना होता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, पहले इस रेशियो को बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस करने का तरीका क्या है कि ऊपर वाला के अनुपातिक अंतर से नीचे वाला में गुना और नीचे वाला के अनुपातिक अंतर से ऊपर वाला में गुना। क्या करना है आपको? ऊपर वाला के अनुपातिक अंतर से नीचे वाला में गुना। तो अनुपातिक अंतर देखिए 1 और 3 में कितना का है? 2 का है, तो इसमें 2 से गुना कर लीजिए। ऐसा करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन जो आपका रेशियो होता है ना वो आपका बैलेंस हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, बैलेंस क्यों करना पड़ता है? तो आप सोचिए कि रहीम का आयु 3 साल, अनुपात में ही सही, 3 साल 10 साल पहले और 5 साल बाद भी 3 साल रहेगा, कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आएगा। अनुपात में ही सही, लेकिन चेंजिंग तो आना चाहिए ना, पहले की आयु और बाद की आयु में, लेकिन चेंजिंग नहीं आया, मतलब यह रेशियो बैलेंस नहीं है। जनरली ऐसा रेशियो बैलेंस नहीं ही रहता है। तो सबसे बेहतर तरीका है कि ऊपर वाला के अनुपातिक अंतर से नीचे वाला में गुना और नीचे वाला के अनुपातिक अंतर से ऊपर वाला में गुना। तो 2 और 3 में 1 का अंतर, इसमें 1 से गुना करना है, 1 से नहीं भी गुना करेंगे तो काम चलेगा, तो छोड़ दीजिए। अब 2 से इसमें गुना करिए, तो यह कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और यह हो जाएगा 3 दूना 6। जो कट गया वह वैल्यू नहीं है अब। अच्छा, यहाँ पे 4:6 लाए हैं आप, 4:6, इसको हम 4/6 लिख सकते हैं, काटिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6। मतलब दिखने में हमें अलग लग रहा है, लेकिन वैल्यू अभी भी वास्तव में यह क्या है? 4 और 6 जो है वह वास्तव में इसका वैल्यू 2:3 ही है, बस दिखने में यह आपका डिफरेंट लग रहा है। अब आगे चलिए, अब यहाँ से देखिए कि राम का आयु 10 साल पहले का देखिए और 5 साल बाद का देखिए। 10 साल पहले की आयु और 5 साल बाद की आयु में कितना का अंतर? 1 से 4 हो गया, 3 का अंतर, आगे भी 3 का अंतर होगा। रहीम का ही चेक करिए, 10 साल पहले और 5 साल बाद की आयु 3 से 6 हो गया, 3 का अंतर। तो राम या रहीम प्रत्येक के 10 साल पहले और 5 साल, या 10 साल पहले का आयु है राम का और यह 5 साल बाद, तो अंतर कितना का? 3 का। रहीम का भी चेक करिए, 3 का। तो दोनों के यानी प्रत्येक के 10 साल पहले और 5 साल बाद की आयु में अनुपात 3 का अंतर, जबकि 10 साल पहले और 5 साल बाद की आयु में अंतर कितने वर्ष का होगा? 15 वर्ष का होगा। तो 3 का वैल्यू, अनुपात 3 का वैल्यू 15 के बराबर आ गया। तो यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू निकालिए, 3 से काटेंगे, 3 पंचे 15 यानी 5 वर्ष। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया? 5 वर्ष। अब अनुपात 1 का मान 5 वर्ष आ गया, तो हम कहीं से भी इसका वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। यहाँ से राम का जो आयु निकलेगा वह कब का निकलेगा? 10 साल पहले का, तो निकाल लीजिए। और यहाँ से जो राम का आयु निकलेगा वह कब का निकलेगा? 5 साल बाद का निकलेगा। ठीक है, चलिए ऊपर वाले से ही निकालते हैं। अनुपात 1 का मान 5, तो 1 का मान 5, तो राम का आयु 5 साल ही रह जाएगा, यानी 10 साल पहले राम 5 साल के। अनुपात 1 का मान 5, तो अनुपात 3 का मान, 1 का मान 5 तो 3 का मान 15। तो यहाँ से जो राम का आयु निकला है वह 10 साल पहले का, तो 10 साल पहले का, राम 10 साल पहले 5 साल का था, तो अभी राम कितने साल का हो जाएगा? 15 साल का। अरे 10 साल पहले ना 5 साल का था, तो अभी 15 साल का हो जाएगा। रहीम को देख लीजिए, 10 साल पहले 15 साल का था, तो 10 साल पहले 15 साल का, तो अभी कितने साल का हो जाएगा? 25 साल का। दोनों के अभी के आयु निकल गया, दोनों के प्रेजेंट एज निकल गया।
तो वर्तमान में दोनों की आयु का अनुपात पूछा है, अनुपात लगा दिए, 5 से काट लीजिए, कटेगा 5 तिया 15, 5 25, यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 3:5। तो वर्तमान में दोनों की आयु में 3:5 का अनुपात हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बोला है दो आदमी एक काम को 960 रुपये में लेते हैं, यानी ठेका लिया है कि 960 रुपये में हम इस काम को कंप्लीट कर देंगे। इसे 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह दोनों जो आदमी है ना, वह कितने कितने दिनों में पूरा कर सकता है? अकेले पहला व्यक्ति 16 दिन में और दूसरा व्यक्ति अकेले पूरे काम को 24 दिन में कर सकता है। जो दो व्यक्ति इस काम को करने का ठेका लिया है 960 रुपये में, अकेले पहला व्यक्ति पूरे काम को 16 दिन में और दूसरा व्यक्ति अकेले पूरे काम को 24 दिन में कर सकता है। बोला है वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उस काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लगाते हैं। देखिए काम कितना दिन में पूरा करता है? 8 दिन में पूरा करता है, लेकिन एक तीसरे आदमी की मदद से। मतलब इस दोनों के अलावा भी एक तीसरा व्यक्ति आता है। पूछा है कि तीसरे आदमी का हिस्सा क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, जो तीसरा व्यक्ति आता है ना, उसी का हिस्सा पूछा जाता है। तो आप देखिए कि 8 दिन काम कौन किया है? पहला व्यक्ति भी, दूसरा व्यक्ति भी और तीसरा व्यक्ति भी। यहाँ पे हमें तीसरे आदमी का हिस्सा निकालना है, मतलब तीसरे आदमी का मजदूरी निकालना है। तो जब भी मजदूरी का बंटवारा करना होगा ना, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति जितना भाग काम करेगा, कुल मजदूरी का उतना ही भाग ले लेगा। तो जिस किसी व्यक्ति का मजदूरी निकालना होगा ना, हम पहले यह निकालेंगे कि उस व्यक्ति ने कितना भाग काम किया, पूरे काम का कितना भाग काम उसने किया। जितना भाग काम करेगा, कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। जैसे हम और मेरे साथ कोई और व्यक्ति है और दोनों मिलकर किसी काम को करने के लिए 1000 रुपये में ठेका लिए। हम अगर उस पूरे काम का 1/5 भाग करते हैं तो हमारा हिस्सा उस पूरे मजदूरी का कितना बनेगा? 1/5। जितना भाग काम हम करेंगे, कुल मजदूरी का उतना भाग मेरा हिस्सा बनेगा। अब यहाँ पे चलिए कि वे दोनों एक तीसरे व्यक्ति की मदद से काम 8 दिन में पूरा करते हैं। तो 8 दिन में पहला व्यक्ति कितना काम करेगा, यह तो पता है हमें। तो पूरा काम पहला व्यक्ति करता है 16 दिन में, तो 8 दिन में यह करेगा 8/16 भाग। पूरा काम 16 दिन में ना, तो एक दिन में 1/2, 2 दिन में 2/2, 3 दिन में 3/, एक दिन में 1/16, 2 दिन में 2/16, 3 दिन में 3/16, तो 8 दिन में 8/16। इतना भाग काम पहला व्यक्ति कर लेगा 8 दिन में। दूसरा व्यक्ति पूरे काम को 24 दिन में करता है, तो 8 दिन में यह कितना काम कर लेगा? 8/24। तीसरा व्यक्ति के बारे में तो नहीं पता है, तीसरा व्यक्ति के बारे में तो यह नहीं पता है कि वह पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है, इसलिए हम यह नहीं निकाल सकते डायरेक्ट कि वह 8 दिन में कितना काम करेगा। जिसके बारे में हमें यह पता हो कि वह पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है, वह 8 दिन में कितना काम करेगा, यह निकाल सकते हैं। तो पहला दो व्यक्ति के बारे में तो हमें पता है कि पूरा काम 16 दिन में कर सकता है, तो इसके 8 दिन का काम इतना, दूसरा के 8 दिन का काम इतना। तो हम ऐसा करते हैं, इसी दोनों के 8 दिन का काम निकाल लेते हैं कि कितना है। तो काटिए इसको, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, 8 3 कितना हो जाएगा 24, ऊपर में कुछ नहीं तो 1। यानी पहला व्यक्ति 1/2 भाग काम करेगा और दूसरा व्यक्ति 1/3 भाग काम करेगा। इस दोनों को अगर आप जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा 5/6। दोनों को अगर आप जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा 5/6। तो 5/6 भाग काम 8 दिनों में कौन करेगा? पहला और दूसरा व्यक्ति। तो पहला और दूसरा व्यक्ति 5/6 भाग काम कर दिया, तो अब काम बचा कितना? रिमेनिंग काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा? तो 6 में से 5 काम हो गया, तो एक ही काम बचा ना। कुल कितने काम में से? 6 काम में से 5/6 भाग काम तो फिनिश हो चुका है, जो पहला और दूसरा व्यक्ति कर दिया। तो बचा कितना काम? 1/6 भाग काम। तो इसी 1/6 भाग काम को तीसरा व्यक्ति करेगा, तो तीसरा व्यक्ति का मजदूरी कितना हो जाएगा? इस कुल मजदूरी का 1/6 भाग। क्योंकि 5/6 भाग पहला और दूसरा मिलकर कर दिया, तो शेष कितना बचा? 1/6। शेष निकालने का तरीका है, नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटा के ऊपर, नीचे में सेम रहेगा, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 5/6 भाग काम पहला दूसरा मिलकर कर लिया, यानी 6 में से 5 काम कर लिया, तो बचा कितना? 1। इसी 1 भाग काम, कुल 6 में से 1 भाग काम को तीसरा व्यक्ति करेगा। दोनों को करने के बाद जो काम बचेगा उसी को तीसरा करेगा ना। तो तीसरा 1/6 भाग काम करेगा कुल काम का, तो कुल मजदूरी 960 है, इसका 1/6 ही मिलेगा। काटिए, 16 छक्के 96, 160, 160 गुणे 1 यानी कि 160 रुपये, यही मजदूरी हो जाएगा तीसरे व्यक्ति का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यह क्वेश्चन भी आपका टाइम एंड वर्क से है और बहुत ही ज़्यादा रिपीट करता है यह क्वेश्चन भी। ए, बी और सी अकेले किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले सबका हम डे लिख लेते हैं। ए अकेले इस काम को कर सकता है कितने दिनों में? 20 दिनों में। बी अकेले करता है इस काम को 30 दिनों में और सी अकेले इस काम को करता है 60 दिनों में। ठीक है,
चलिए टोटल वर्क आप निकाल लो भाई, टोटल वर्क आप निकाल लो। 20, 30 और 60 का एलसीएम क्या बनेगा? 60 बनेगा, यह डे है। अब देखिए, अब 20 दिनों में 60 यूनिट काम तो एक दिन में 3, 30 दिनों में 60 तो एक दिन में 2, 60 दिन में 60 तो एक दिन में 1। यह बात आपको पता होगा। टोटल वर्क सबसे पहले निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? जितना भी वर्कर है सभी के डे का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हम यहाँ पे हम एज्यूम कर चुके हैं 60 यूनिट। अब टोटल वर्क में ए के डे से भाग करिएगा, ए के एक दिन का काम। बी के डे से, टोटल वर्क में बी के डे से भाग करिएगा, बी के एक दिन का काम। और सी के डे से भाग करिएगा, सी के एक दिन का काम। अब निकालना क्या है? देखिए, ये अकेला कार्य करता है, परंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करता है। काम कैसे हो रहा है? गौर से देखिए, ये अकेले कार्य करता है, लेकिन प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसका मदद करता है। मतलब देख लीजिए क्या है, पहला दिन ए अकेले काम करेगा, दूसरा दिन भी ए अकेले काम करेगा, लेकिन तीसरा दिन ए को मदद मिलेगा किससे? बी और सी से। पुनः चौथा दिन ए अकेले काम करेगा, पांचवां दिन ए अकेले काम करेगा, फिर छठवां दिन किससे मदद मिलेगा? बी और सी से। इस तरीके से यह काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यह आपको बताना है। प्रत्येक तीसरा दिन जो है ना, प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी मदद करता है ए को काम करने में। तो पहला दिन ए को कोई मदद नहीं करेगा, पहला दिन का वर्कर ए अकेले है, दूसरा दिन का भी ए अकेले है, और तीसरा दिन का ए बी सी तीनों। तो आप यहाँ पे सोचिए कि कम से कम 3 दिन का काम लीजिएगा, तभी सभी वर्कर का अटेंडेंस शामिल हो जाएगा। तो आप देखिए कि 3 दिन में कितना काम हो रहा है। आपको क्या देखना पड़ेगा यहाँ पे कि 3 दिनों में कितना काम हुआ, यह आप देखिए। 3 दिनों का काम, 3 दिनों का काम क्यों ले रहा है? चूंकि यही साइकिल आगे भी चलेगा, ए बी सी, ए बी सी, यह साइकिल आपका चलेगा। तो 3 दिन में देखिए, पहला दिन ए तो तीनों दिन काम करेगा, तो पहला दिन केवल ए करेगा, तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? एक दिन में 3 यूनिट, तो पहला दिन केवल 3 यूनिट काम होगा। दूसरा दिन भी ए अकेले, तो केवल 3 यूनिट काम। और तीसरा दिन ए बी सी तीनों, तो ए 3 बी 2 सी 1, 3 2 5 और 1 6, तीसरा दिन 6 यूनिट काम होगा। पहला दिन 3 यूनिट, दूसरा दिन 3 यूनिट, तीसरा दिन ए बी सी तीनों करेगा तो 6 यूनिट। तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 3 3 6 6 12, तो 3 दिनों में 12 यूनिट काम हो गया। इस तरीके से अगर काम किया जाए कि पहला दिन ए अकेले, दूसरा दिन ए अकेले और तीसरा दिन बी और सी मदद करे, तो इस केस में क्या होगा कि 3 दिनों में ना कुल मिला के 12 यूनिट काम होगा। आप बोलोगे कि 3 दिन का ही काम क्यों लिए? तो हम हमेशा यह सोचेंगे कि कम से कम कितने दिनों का काम शामिल करें कि सभी का अटेंडेंस आ जाए, यानी सभी शामिल हो जाए कम से कम। तो एक दिन में सब शामिल नहीं होगा, 2 दिन में नहीं शामिल होगा, 3 दिन में सब वर्कर एक साथ आ जाएगा, सभी वर्कर का अटेंडेंस शामिल हो जाएगा। और आगे यही चीज तो आपका रिपीट हो रहा है ना, यही चीज आगे रिपीट हो रहा है, तो हम इसलिए 3 दिन का काम लिए। तो 3 दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है। अब हमें काम के करीब पहुंचना है। कितना काम लेना है? 60 यूनिट। तो इसका 5 गुना काम लेना है ना, तो 12 पंचे 60, 60 यूनिट काम पे तो ही हमें ध्यान रखना है ना। कुल काम कितना है? 60, तो 60 यूनिट काम लेना है, मतलब कितना गुना? 5 गुना। तो 5 गुना काम में समय भी तो 5 गुना लगेगा, तो 3 पंचे 15, 15 दिनों में कुल मिला के कितना काम हो जाएगा? 60 काम हो जाएगा। तो हमें यही बताना था कि कुल काम यानी पूरा काम पूरा होने में, कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? आंसर हो जाएगा 15 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है। बोला है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव चला सकता है। शांत जल में एक व्यक्ति का चाल है 5, ठीक है। यदि किसी स्थान पर नाव के द्वारा जाने में और वापस आने में 1 घंटे का समय लगता है, जाने और आने में 1 घंटा का समय लगा है, ठीक है, जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थान कितना होगा? मतलब उस स्थान की दूरी हम मान लेते हैं कि वह जाता होगा ए से लेकर के बी तक, ठीक है। नदी में धारा चल रही है, वह जाता होगा ए से बी तक। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रहे, जब भी नाव धारा का क्वेश्चन आपको मिले कि जाएगा अगर धारा की दिशा में तो लौटेगा धारा के विरुद्ध, ठीक है। तो एक बार इस दूरी को तय करेगा धारा की दिशा में, इस दूरी को हम मान लिए x किलोमीटर, तो एक बार इस दूरी को तय करेगा धारा की दिशा में तो फिर लौटेगा धारा के विरुद्ध। चूंकि बोला क्या है कि नाव द्वारा उस स्थान पर जाने में और वापस आने में 1 घंटा, तो जाने में और आने में, तो अगर गया होगा धारा की दिशा में तो लौटेगा धारा के विरुद्ध। हमेशा ऐसा आपको करना है कि एक तरफ धारा की दिशा में ले जाइएगा, दूसरी तरफ धारा के विरुद्ध लौटाइएगा। तो x किलोमीटर जाने में क्या समय लगेगा? तो दूरी कितना तय करना है? x किलोमीटर, वह दूरी x मान लिए, x जाएगा फिर x आएगा, इस दूरी को धारा की दिशा में जाएगा। तो देखिए नाव का चाल कितना है? 5 और धारा का चाल 1, तो धारा की दिशा में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बट्टा चाल इतना समय लग जाएगा। फिर इस दूरी को आने में क्या समय लगेगा? तो दूरी इतना है और चाल कितना हो जाएगा? 5 - 1 यानी कि 4। धारा के विरुद्ध जब आएगा तो चाल 5 - 1, नाव में से धारा का चाल घट जाएगा ना, और जब धारा की दिशा में जाएगा तो नाव की चाल में धारा का चाल जुड़ जाएगा। तो जाने वक्त चाल इतना, आने वक्त चाल इतना हो जाएगा।
तो जाने में इतना समय, दूरी बट्टा चाल, इतना समय, जाने में इतना, आने में इतना समय, कुल मिला के समय कितना लगता है 1 घंटा। तो बराबर हम लिखेंगे 1। 6 और 4 का एलसीएम देख लीजिए कितना हो जाएगा 12। 6 दूना 12 तो 2x, 4 तिया 12 तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। देख लीजिए आगे क्या होगा, 2 और 3 5x बराबर 12। 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 से 1 में गुना। अब 5 से इसको काट लीजिए, 5 से काटिए इसको, 5 दूना 10, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, पॉइंट डालेंगे 20 हो जाएगा, 5 चौके 20। x का वैल्यू 2.4 आ गया, मतलब कि वह दूरी जिसको जाने और आने में 1 घंटे का समय लगा है, वह दूरी कितना है आपका 2.4 घंटा। नाव का चाल 5 है ना, धारा का चाल 1 है। नाव का चाल 5, धारा का चाल 1, तो धारा के दिशा में इसका चाल हो जाएगा 6 और धारा के विरुद्ध इसका चाल हो जाएगा 4। धारा के दिशा में नाव के चाल में धारा का चाल जुड़ जाता है और धारा के विरुद्ध चलने पर नाव के चाल में से धारा का चाल घट जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक टंकी को एक पाइप 12 मिनट में भर सकता है, एक अन्य पाइप 15 मिनट में भर सकता है और तीसरा पाइप 6 मिनट में खाली। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं हम। पहला पाइप पूरी टंकी को 12 मिनट में भरेगा, ठीक है, 12 मिनट में भरेगा। दूसरा पाइप पूरी टंकी को 15 मिनट में भरेगा, ठीक है भाई। और तीसरा पाइप जो है ना, पूरी भरी हुई टंकी को 6 मिनट में खाली करेगा। तीसरा खाली करने वाला, इसको माइनस से हम डिनोट कर लिए, है ना, ऐसा ना हो कि जो खाली करने वाला है उससे भी हम भरवा दें, तो इस वजह से इसको हम माइनस से डिनोट कर लिए। पहला 2 भरने वाला, तीसरा खाली करने वाला, जो डाटा दिया था उसको यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ से टंकी का क्षमता निकालिए, 12, 15 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, या 12 मिनट में 60 भरेगा तो 1 मिनट में 5, 15 चौके 60, 1 मिनट में 4 भरेगा, 6 दाई 60, 1 मिनट में 10 खाली। यह निकास नल है, यह खाली करेगा। अब क्वेश्चन में चलिए क्या बोला है। शुरू में पहला दोनों पाइप 5 मिनट के लिए खोला गया। टंकी का क्षमता कितना लीटर है, टंकी का पूरा क्षमता 60 लीटर है, बट इसमें पानी कितना है, अभी खाली है। बोला शुरू में पहले दोनों पाइप 5 मिनट के लिए खुला रखा गया। पहला दोनों पाइप 5 मिनट के लिए, तो देखिए पहला पाइप 1 मिनट में कितना भरेगा 5 और दूसरा 1 मिनट में कितना 4, दोनों 1 मिनट में कितना 9, तो दोनों 1 मिनट में 9 लीटर भरेगा और 5 मिनट के लिए दोनों को खुला रखा गया है। मतलब 5 मिनट बाद टंकी में कितना पानी हो जाएगा 45 लीटर होगा। शुरू में पहले दोनों पाइप को 5 मिनट के लिए खोल के रखा गया, तो पहला दोनों पाइप खुल के रहेगा तो टंकी में पानी भरेगा। तो पहला 1 मिनट में 5, दूसरा 1 मिनट में 4, मतलब दोनों मिलकर 1 मिनट में 9, तो 5 मिनट में 9 पंचे 45 मिनट लीटर भर देगा। फिर तीसरे पाइप को भी खोल दिया गया। अब 5 मिनट के बाद तीसरा भी खुल गया, तो टंकी को खाली होने में क्या समय लगेगा। अब आप एक चीज़ सोचिए कि टंकी में पानी कितना है, अभी 45 लीटर, क्षमता 60 लीटर है, लेकिन टंकी में पानी 45 लीटर ही है। चूंकि पहला दोनों भरने वाला चला है 5 मिनट के लिए, तो भरने वाला दोनों चलेगा तो 9 भरेगा 1 मिनट में, 5 में 45 भर देगा। अब तीसरे को भी खोल दिया गया, पहला दूसरा को बंद नहीं किया गया है, तीसरे को भी खोल दिया गया। तो पहला दूसरा चलेगा तो भरेगा 9 लीटर और तीसरा चलेगा तो 10 खाली। चूंकि तीसरा तो निकास नल है, तो प्रत्येक मिनट में भरेगा 9, खाली करेगा 10, तो 9 भरेगा 10 खाली करेगा, यानी प्रत्येक मिनट में 1 लीटर खाली हो जाएगा। भरता है 9 लीटर और खाली करता है 10 लीटर, यानी प्रत्येक मिनट में स्टॉक में से 1 लीटर खाली, तो 45 लीटर खाली करने में 45/1 यानी कि 45 मिनट का समय लग जाएगा टंकी को खाली करने में। चूंकि आप देख रहे हैं 1 मिनट में 1 लीटर ही खाली हो रहा है। 5 भरेगा, 4 भरेगा, 9 भरेगा, इसमें से 10 खाली, तीनों चलेगा तो 9 भरेगा 10 खाली, यानी प्रत्येक मिनट में स्टॉक में से 1 लीटर खाली होगा। स्टॉक 45 लीटर है, खाली होने में कितना समय लग जाएगा 45 मिनट लग जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। देखिए यहाँ बोला गया है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520, 5 वर्ष में कितना 520 रुपये हो जाता है और 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाता है। 520 रुपये हो जाता है, यानी 5 साल का यह मिश्रधन है, अमाउंट है, इसमें मूलधन प्लस ब्याज। 5 साल में 520 रुपये हो गया, यानी मूलधन और ब्याज मिला करके 5 साल में 520, और 7 साल में 568 हो गया, यानी मूलधन और ब्याज मिला करके 7 साल में 568 हो गया। तो आप बताइए कि 5 साल में इतना, 7 साल में इतना हो गया, तो कितने साल का अंतर है 2 साल। 2 साल में धन में वृद्धि बताइए कितने का हो रहा है, 520 से 568 हो गया, यानी 48 रुपये का। तो 2 साल में धन में वृद्धि 48 रुपये का। धन में जो भी वृद्धि होता है, जो भी वृद्धि होगा वह तो ब्याज में ही ना, तो 48 रुपये का वृद्धि हो रहा है 2 साल में, यानी 2 साल का ब्याज 48 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 24 रुपये। अरे 5वां साल तक 520 था और 7वां साल 568 हो गया, तो कितना का धन में वृद्धि हुआ 48 का। जो भी वृद्धि होगा वह तो ब्याज में ही वृद्धि होगा ना, तो ब्याज में वृद्धि हो रहा है 48 का, कितने साल में 2 साल में, तो 48 का वृद्धि 2 साल में, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 24 रुपये।
अब 1 साल का ब्याज निकल गया तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, कौन सी धनराशि यानी कि मूलधन निकालना है। तो 520 रुपये देख लीजिए, 520 रुपये कितने साल में हो गया था, 5 साल में, यानी इसमें मूलधन के साथ साथ 5 साल का ब्याज होगा। तो इसमें से 5 साल का ब्याज माइनस कर लीजिए, 1 साल का ब्याज 24, तो 5 साल का ब्याज 24 गुने 5। तो 520 में से अगर आप माइनस करते हैं 24 पंचे 120, कितना आ जाएगा आपका, 400 रुपये आ जाएगा। मतलब कि मूलधन जो होगा वह राशि जो होगा वह आपका कितना हो जाएगा, 400 रुपये। बहुत ही सिंपल है, आप चाहते तो यहाँ से भी निकाल सकते थे। इस 7 साल में इतना हो गया, यानी इसमें मूलधन के साथ साथ 7 साल का ब्याज होगा। तो 1 साल का ब्याज 24, तो 7 साल का ब्याज 24 गुने 7 यानी 268 हो जाएगा ना। हम लोग 568 में से 268 माइनस करेंगे तो यहाँ से भी हमारा आंसर 400 आ जाएगा। तो बिल्कुल देख के आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।